तो हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज अपना नेशनल इनकम का हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वो कौन से मेथड होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कन्वर्जन जान लिया, सारा थ्योरी जान लिया, 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर सारा कुछ जान गया, लीकेज इंजेक्शन सारी थ्योरी कवर कर ली। तो अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट अ नेशनल इनकम, एक्चुअली चैप्टर ही है और इस चैप्टर में बस ये जानना है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए एक्चुअली वो कौन कौन से मेथड होते हैं जिसको हमको कैलकुलेट करना आसानी से आ जाएगा। इसमें 3 मेथड होते हैं जो हम लोग बात कर चुके हैं। देखो, सबसे पहला जो मेथड था हमारा, पहला मेथड होता है हमारा इनकम मेथड, पता है ना इतना तो। और दूसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जहां नहीं आया आराम से पूछना। तीसरा है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड को लास्ट में कवर करेंगे, इसमें से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। उसके 2-3 टॉपिक ऐसे हैं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या परचेज सेल, ऐसे करके क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं। तो इसके पैटर्न अच्छे खासे हैं, इसको लास्ट में ऐड अप करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि इनकम मेथड क्या होता है, देन आफ्टर जानेंगे एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। तो इनकम मेथड का दूसरा नाम भी होता है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं उसे हम? डोमेस्टिक इनकम। और इन सबको एक शॉर्ट फॉर्म में भी बोला जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जब कंपैरिजन पढ़ा था, कंपैरिजन मतलब ये था कि जो फॉर्मूला का कंपैरिजन पढ़ा था, मैंने बोला था 3 लोग होते हैं, ग्रॉस और नेट का रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था ना। दूसरा हम लोगों ने नेशनल का और डोमेस्टिक का पढ़ा हुआ था, और तीसरा हमने एमपी और किसका पढ़ा था? एफसी का। ऐसे 3 रिलेशन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। इसी को बोलते हैं कंपैरिजन करना। जब कंपैरिजन किया तो यहाँ से रिलेशन निकलता था हमेशा डिप का, यहाँ से निकलता था एनएफआईए का, और यहाँ से निकलता था हमेशा आपका एनआईटी। एनएफआईए को जो फुल फॉर्म था क्या था प्रवीण बताओ? एनएफआईए को फुल फॉर्म क्या था? नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, है ना। और एनआईटी का फुल फॉर्म क्या था? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो कंपैरिजन करना हमको आसानी से आ गया था। तो कंपैरिजन तो कर लिए, लेकिन एक बात बताओ, कंपैरिजन जो हम करते थे हमेशा, वो हमेशा जीडीपी, एमपी और लाइक यहाँ पे लिखा है एनडीपी एट एफसी। तो कंपैरिजन हम इसी बीच का करते थे। लाइक नेट से ग्रॉस जाना तो प्लस होगा कि डेप्थ से, मान लो डोमेस्टिक से डोमेस्टिक जाना तो कोई चेंजेस नहीं, पी से पी कोई चेंजेस नहीं, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में जाना तो क्या चेंजेस होते हैं, इसको हम कंपैरिजन बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमें ऑलरेडी वहाँ पता होती थी, जीडीपी एमपी, एनएनपी एमपी, ये सब सारी चीज़ें हमको पता है, तो ईजिली कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। अभी आगे चल के जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने का, जहाँ पे ऐसा कोई थ्योरम नहीं देगा, बट आपको वहाँ पे जानना होगा कि डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोल सकते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम को जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनडीपी एट, क्या बोलते हैं इसे हम? एफसी। उसी प्रकार एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी। और उसी प्रकार हम वैल्यू एडेड को भी बोलेंगे जीडीपी एट एमपी। अगर कोई आपसे ये बोले कि आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करके दिखा दो, इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपको क्या बोल रहा है निकालने को? एनडीपी एट एफसी बोल रहा है। अगर तुमसे बोले कि कैलकुलेट एक्सपेंडिचर मेथड, इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे वो क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है? जीडीपी एट एमपी। तो ये मेथड के साथ साथ उनके शॉर्ट फॉर्म भी जानते हुए आप चलना। यहां तक में कोई दिक्कत? तो देखो इतना समझ में आ गया कि फॉर्मूले का कुछ शॉर्ट फॉर्म पैटर्न होता है, हम वो जान गए। अभी हम कैलकुलेट करने वाले इजीली कि इनकम मेथड में ऐसे कौन कौन से पैटर्न आते हैं, कौन कौन सी चीज़ वहाँ पे ऐड होनी है, जिसको कैलकुलेट करने पर इजीली मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि किसको हम इनकम मेथड या डोमेस्टिक इनकम हम बोलते हैं। स्टार्ट करूँ? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं? देखो ध्यान देखोगे तो बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ पुराना भूला भी होगा ना तो वो भी आ जाएगा तुम्हारा, तो कुछ चीज़ें नई मिलेंगी यहाँ पे, देखते जाना। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम इनकम मेथड। कि इनकम मेथड तो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको कैलकुलेट करना होगा। इसका दूसरा नाम भी मैंने बता रखा है डोमेस्टिक इनकम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी। अगर कोई बोल दे तीनों में से कोई एक चीज़ तो तीनों का मतलब एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो एडॉप्ट करना पड़ता है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, सबसे पहला वर्ड यहाँ लिखा है एक, समझो, एम्प्लॉय वर्ड लिखा है। एम्प्लॉय वर्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा, एम्प्लॉय जो है वो हमेशा एक इनकम जनरेट करेगा, तो
उसके इनकम को हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। और आपको मैं बता चुका हूँ फैक्टर इनकम ऐसे इनकम होते हैं, फैक्टर इनकम ऐसे इनकम होते हैं जो बंदा कोई काम करे, लाइक ए है, ए किसी काम में इंगेज है और वो काम करने के बाद कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी वर्क कर रहा है, लाइक कोई ना कोई उसका एक आउटपुट निकल रहा है। ऐसा नहीं कि एक काम कर रहा है और फालतू उसके काम का कोई वैल्यू ही नहीं हो रहा, नहीं, एक कोई वर्क कर रहा है तो उस वर्क करने से उस वर्क का कोई ना कोई मतलब है। लाइक फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई यूनिट में काम कर रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्शन वो जनरेट कर रहा है, तो उसके बदले में जो उसको इनकम दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो एम्प्लॉय केवल आप उसी को बोलोगे जो मेहनत करता है और उसके मेहनत करने से कंपनी को फायदा होता है, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय ऐसा जो किसी कंपनी में काम करे तो उसके काम करने से कोई आउटपुट निकलेगा तो सामने वाला बंदा उसको एक इनकम देगा, उस इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। ऐसे फैक्टर इनकम पाने वाले लोगों को ही एम्प्लॉय बोला जा सकता है बस। ऐसा नहीं कोई मुफ्त में पैसा पा रहा तुम उसको बोलो तुम भी तो एम्प्लॉय हो, नहीं। लाइक मान लो मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को इसलिए बोला जा रहा है कि अभी उनको गवर्नमेंट सैलरी मिलती है, आफ्टर रिटायरमेंट कोई सैलरी नहीं मिलती है। मान लो पेंशन मिल रहा होगा तो फिर वो फैक्टर इनकम नहीं, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफर इनकम। क्या कहलाएगा, तो एम्प्लॉय उन्हीं को बोला जाएगा जिनको फैक्टर इनकम मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब कोई एम्प्लॉय अगर आपके लिए काम कर रहा है तो बदले में आप उसे कितना भुगतान कर रहे हो, मतलब उसे कितना कंपनसेट कर रहे हो, उसको काम के बदले ही कंपनसेट किया जाएगा, इसलिए उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने एम्प्लॉय को किस प्रकार से कंपनसेट करते हैं। तो इसमें 3 टॉपिक आते हैं। पहला आता है वेजेस सैलरी इन कैश, दूसरा आता है वेजेस सैलरी इन काइंड, और तीसरा वर्ड आता है एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर। या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक वर्ड कि वो जो कर रहा है अपने एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए ही कर रहा है, मतलब उसके यहाँ जो काम करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन या उनके बेनिफिट के लिए अगर कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या वर्ड है मैं समझाता हूँ, पहले समझ लो। वेजेस सैलरी इन कैश का मतलब क्या होता है, आपके यहाँ अगर कोई काम कर रहा है, मान लो अंशुमान मेरे यहाँ काम करता है, तो मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद या तो पर डे मैं उसे कोई ना कोई पेमेंट दूंगा, और पेमेंट मैं उसे तभी दूंगा जब उसके काम करने से मुझे कोई फायदा होगा तब, उसको बोलते हैं वेजेस सैलरी इन कैश। कभी कभी क्या होता है कि मैं अंशुमान को पेमेंट नहीं दूंगा, तो मैं इसको ये बोलूँगा तुम मेरा काम कर दे रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए भी कोई काम कर दूंगा, बदले में इनकम नहीं दूंगा। बट हाँ एक चीज़ बताओ, अगर वो काम मैं किसी और से कराता तो उसको मुझे पेमेंट देना पड़ता, हाँ या ना। अंशुमान का काम मैं अगर कर रहा हूँ, अंशुमान का काम कोई और कर रहा होता तो वो उसको पेमेंट देता, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों ने पेमेंट का काम किसमें बदल दिया, काइंड में, कि आप मेरा कर दो मैं आपका कर दे रहा हूँ। अब ये नहीं करता तो मैं किसी और से करवाता, उसको पेमेंट देना पड़ता, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेमेंट को हम लोगों ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, काइंड में। तो ऐसे काम को निकलवाना भी एक तरीके का तुम्हारे लिए इनकम में ही ऐड कहलाएगा। लास्ट में लिखा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर। एम्प्लॉयर का मतलब यहाँ एक वर्ड लिखा है एम्प्लॉयर, जैसे भी आपने सीखा था एम्प्लॉय वो होता है जो काम करता है, तो एक वर्ड होता है एम्प्लॉयर। जैसे मान लो कि मैं कंपनी का ओनर हूँ, मेरे अंदर 3 लोग काम करते हैं, ए बी और सी, ये तीनों मेरे लिए काम करते हैं, इसलिए इन तीनों को मैं क्या बोलूँगा, एम्प्लॉय। और ये तीनों मेरे लिए काम करते हैं और मैं कंपनी का ओनर हूँ, इसलिए मुझे आप क्या कह सकते हो, एम्प्लॉयर। तो इनको पैसा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर पैसा देता है एम्प्लॉय को। जब एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसके काम करने से किसी को प्रोडक्शन मिले या आउटपुट जनरेट हो, कोई ना कोई फायदा होता है, तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा देता है। उसी प्रकार कभी कभी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट भी देता है। बेनिफिट मतलब कैसे, यहाँ वर्ड लिखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर यानी कि जो ओनर होता है अपने एम्प्लॉय के लिए कोई ना कोई पैसे को कंट्रीब्यूट करता है ताकि उनका वेलफेयर हो सके, तो ऐसे पैसे को ट्रांसफर पैसा बोलते हैं। लाइक अब एम्प्लॉयर का पैसा घूमकर किसके पास चला गया, एम्प्लॉय के पास चला गया, तो एम्प्लॉयर ने बोला चलो ठीक है हम अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ बेसिक फैसिलिटी दे देते हैं, लाइक स्कूल ओपन करवा देते ताकि उनके बच्चे वहाँ पढ़ सके, मेरे फर्म के अंदर एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल डाल दूंगा, छोटी मोटी बीमारियां जो है मेरे एम्प्लॉय के बेनिफिट में काम आ जाएंगी। तो पूरा पैसा किसके लिए खर्च कर रहा है, अब एम्प्लॉय बीमार होता वो अपने से इलाज करवाता, आप मेरे यहाँ काम करते हो तो चलो आप मेरे लिए ही काम करते हो तो आपके लिए हॉस्पिटल बनवा देते हैं ताकि आपका बेनिफिट हो जाए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा तो देश का ही कहलाएगा ना।
आप लगाओ चाहे मैं लगाऊं, है पैसा तो कंपनसेट ही कर रहा हूं। अब बताओ किसको कंपनसेट किया जा रहा है? एम्प्लॉय को। अभी तक आपने जो सीखा है, एक वर्ड सीखा है केवल, जिसको हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? COE। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसके अंदर कितने वर्ड आते हैं? 3। अब समझने वाली बात यह है कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है तो फिर इन तीनों की कोई जरूरत नहीं है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो आपको तीनों को ढूंढना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि तीनों चीज मेंशन हो सकता है केवल एक मेंशन, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है कि हो ही ना। जब ना हो इसका मतलब वहां पे एम्प्लॉय को कोई भी चीज कंपनसेट नहीं की गई है, तो कंपनसेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी नजर में? 0 हो जाएगी। दूसरा वर्ड आता है, ऐसे 5 आते हैं टोटल, अभी हम 2 जानते हैं। देखो अभी 2 क्या पूरा जानेंगे। अभी दूसरा देखो क्या है हमारा? रेंट है। क्या है हमारे लिए? रेंट एंड रॉयल्टी वर्ड आता है। अच्छा, ये सब जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो मैं डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या चीज आती है वो हमें जाननी है। देखो रेंट क्या होता है? जैसे कि मान लो कि आपके पास ना बहुत सारे लैंड हैं, आप हर जगह नहीं रहते हो। कोई एक बंदा ए है, उसके 2 घर हैं। एक है जहाँ पे वो खुद रहता है, वो सेल्फ के लिए बनवा रखा है, और एक जो घर है बंदा उसका होम है, मान लो वो उसी में रहता ही है सेल्फ के लिए, और एक उन्होंने बना रखा है रेंट पर्पस के लिए। अब रेंट पर्पस का मतलब ये होता है कि वहां से वो पैसे को जनरेट करेगा। क्या करेगा? जहां खुद रहता है वो खुद को पैसा तो नहीं देगा, और ना ही कभी किसी से बोलेगा कि ये मैं यहाँ से रेंट पे कर रहा हूँ, खुद को पे कर रहा हूँ। तो खुद को आप नहीं पे कर रहे हो। बट हाँ, ऐसे रेंट को कोई तब भी तुमसे पूछे कि अगर एक खुद के घर में रह रहा है फिर भी अगर वो खुद को पैसा देना चाहे, तो ऐसे रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे रेंट को हम लोग बोलते हैं इम्प्रूडेंट रेंट। क्या बोलते हैं इसे हम? इम्प्रूडेंट रेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये मेरी बिल्डिंग है, मैं अपने बिल्डिंग में ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसका रेंट मैं खुद को दूँ। अब खुद का देने का मतलब सेंस ये है कि मैं खुद को हर महीने दूं ताकि इसमें कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन में काम करूं, या तो मैं रेंट पे रहूंगा तो किसी ओनर को दूंगा, फिर ओनर यहाँ पे कोई ना कोई काम करेगा ना। तो अगर आप रेंट पे कोई भी चीज़ उठा रहे हो, लाइक आप रह रहे हो, तो उसको बोलते हैं इम्प्रूडेंट रेंट। लेकिन कुछ घरों पे आप नहीं रहते हो, तो आप चाहते हो कि वहाँ पे कोई रहे ताकि मैं वहाँ से क्या जनरेट कर सकूँ? बताओ, इनकम। तो ऐसे रेंट को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रेंट। क्या बोलते हैं इसे हम? ये डेफिनेशन है, बट आपको सिर्फ जानना है रेंट से। रेंट से मतलब है, तो रेंट समझ में आ गया। तो आप बताओ, ऐसा रेंट जो आपकी मेहनत का है ना, फैक्टर इनकम है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो। तो ये जो रेंट है, तो आप बोलोगे फैक्टर इनकम कैसे हुआ सर? भैया लैंड आपने चोरी से तो खरीदी नहीं होगी, आपने प्रॉपर पैसा देकर अच्छे से बिलिंग करा के तब जमीन लिया होगा, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन किया होगा। हाँ या ना? कंस्ट्रक्शन किया होगा। भैया लैंड खरीदने में, कंस्ट्रक्शन करने में पैसा लगता है, वो पैसा आपने कहीं ना कहीं से तो फैक्टर इनकम के रूप में ही जनरेट किया होगा। अब उस फैक्टर इनकम को एक्सपेंस करके कहीं से तुम पैसा जनरेट करोगे, तो वो पैसा भी तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम ही कहलाएगा। और ऐसे इनकम को भी हम लोग कहाँ पे ऐड ऑन करते हैं? डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐसे रेंट को ऐड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगला वर्ड यहाँ क्या लिखा है? रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी क्या होता है? देखो यही समझा देता हूँ आपको। मान लो एक फर्म है मेरे पास, एसजे नाम का एक फर्म है। उस फर्म का मान लो कोई एक ओनर ए है। अब ये चाहता है कि यार मेरे तो नाम बहुत ज़्यादा है बिजनेस का, तो मैं चाहता हूँ मेरी फ्रेंचाइजी वगैरह ओपन हो जाए ढेर सारी। तो ये चाहेगा कि एसजे के नाम से ऐसे 5 फ्रेंचाइजी ओपन हो जाए। तो फ्रेंचाइजी मतलब इसको किसी न किसी को लेना पड़ेगा। तो मान लो PQRST ऐसे 5 लोगों ने इसके नाम का यूज़ करना चाहा, और ये सोच रहे हैं कि जैसे हम इसके नाम का यूज़ करेंगे तो मार्केटिंग तो ऑलरेडी हो रखी है और ईजिली हमें मार्केट में एक तरीके का मौका मिल जाएगा भाई पैसा जनरेट करने का। तो ये बोलेंगे ए कि भाई देखो तुम मेरे नाम का यूज़ कर रहे हो, 5 के 5 मिलकर मेरे नाम का यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें मेरे नाम का यूज़ करने का कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? हर कंपनी अपने फ्रेंचाइजी ओनर से 2%, 3%, 4% तक का रॉयल्टी लेता है। तो आप बताओ, अगर ए का बिजनेस एसजे है, ठीक है, और ये बंदा इनको फ्रेंचाइजी दे रखा है, तो इनसे 2%, 3% जो पैसा ले रहा है वो पैसा उसके लिए क्या कहलाएगा? इनकम। बताओ कैसा इनकम कहलाएगा? फैक्टर इनकम। क्योंकि ब्रांड चोरी से तो नहीं बनती, मेहनत से बनती है, पैसा लगता है, मेहनत करता है, फैक्टर इनकम जनरेट करता है, तो इसके लिए फैक्टर इनकम कहलाएगा। और ये सब पैसा किसके अंदर कैलकुलेट होता है? डोमेस्टिक इनकम, यानी कि इनकम मेथड के अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं। बस याद रहेगा यहाँ तक?
तीसरा वर्ड क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट। क्या लिखा है? इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है? तो आप बोलोगे कि आपने कहीं पैसा अपना इन्वेस्टमेंट किया, दो प्रकार से होता है, या तो आप अपने पैसे को कहीं बैंक में कहीं इन्वेस्ट कर दिया, मान लो डिपॉजिट कर दिया आपने। अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे तो इससे क्या जनरेट होगा? आपका इंटरेस्ट। तो ये भी आपके इनकम ही कहलाएगा एक तरीके का। हो सकता है आपने मार्केट में किसी को दे रखा हो पैसा, एज अ लोन दे रखा हो या एज अ इन्वेस्ट के पर्पज से दे रखा होगा, तो यहाँ से भी जो जनरेट करोगे उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरेस्ट। ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? इनकम ही कहलाएगा। लेकिन हाँ, ये सब पैसे जो आ रहे हैं ना, ये कोई ट्रांसफर इनकम नहीं, ये सब मेहनत के पैसे हैं। क्योंकि आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, मार्केट में किसी को दे रहे हो, उसके बदले में जो तुम्हें कुछ पैसा एक्स्ट्रा देगा तो वो टाइम पीरियड का देगा। भाई आपने किसी को पैसा दिया है मान लो 5 साल के लिए, तो भाई वो पैसा इसको ना देकर तुम कहीं और लगाए होते तो आप पैसा कुछ ज़्यादा जनरेट कर लेते ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये कहोगे मैं 5 साल के लिए आपको दे रहा हूँ, तो कम से कम कुछ पैसा तो बढ़ा कर दो। तो जो पैसा बढ़ा कर देगा उसी को क्या बोलते हैं हम? इंटरेस्ट। तो वो पैसा भी तुम्हारे लिए एक तरीके का कैसा इनकम कहलाएगा? फैक्टर इनकम कहलाएगा। और ये पैसा भी तुम्हारे किस में ऐड हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम। एक ही चीज समझ में आ रहा है? कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझ में आ रहा है ना? लास्ट क्या है? चौथा क्या है हमारे लिए? यहाँ पे क्या लिखा है देखो, प्रॉफिट। क्या लिखा है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो कई प्रकार से हो सकता है तुम किसी बिजनेस के पार्टनर होगे तो प्रॉफिट हो सकता है बहुत पुराना पैसा तुमको कहीं से रिकवर हो जाए, वो भी तुम्हारे फायदे का पैसा कहलाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। जैसे कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर 3 चीजें थी, वैसे यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर भी 3 चीजें हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है डिविडेंड। क्या लिखा है? फिर दूसरा लिखेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अच्छा, जितना लिख रहा हो ना उतना सफिशिएंट है, इससे एक भी वर्ड ना इधर मिलने वाला है ना तो उधर मिलने वाला है। एक ही चीज ध्यान देके चलना। तीसरा वर्ड क्या लिखा है मैंने? कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? एक वर्ड लिखा है यहाँ पे डिविडेंड। मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी का ओनर ये चाहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो किसी बैंक से जाके लोन ले ले, या आजकल एक नया पैटर्न चल गया है कि वो अपना शेयर लॉन्च करते हैं। शेयर लॉन्च करने, अच्छा बैंक से लोन लेना आसान तो है, बट अगर कल लॉस हो जाता है तो उसको पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करने का मतलब ये है कि वो रिटर्न करेगा तो विथ इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा, इसमें हैवी रिस्क है। शेयर वाले में क्या होता है कि आप अपना कुछ % का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं। लाइक जो ए है वो इस कंपनी का 100% का मालिक है, लेकिन उसे पता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, बिना पैसे, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो बिजनेस को ज़्यादा बड़ा कर पाऊंगा, समझ रहे हो? तो ज़्यादा पैसा चाहिए अगर उसको, तो वो चाहेगा कि यार मुझे और इन्वेस्टमेंट हो जाए, पैसा कहीं से जुगाड़ बन जाए। वो बैंक से लेना चाहता है, लेकिन उसको पता है बैंक में रिस्क है, मान लो बिजनेस फ्लॉप हो गया तो पैसा मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ शेयर लॉन्च कर देता हूँ। तो वो शेयर लॉन्च कर देगा। शेयर मतलब होता है कि मान लो चाहता है कि 100% का मैं मालिक हूँ और मेरे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 100 करोड़ है, तो चलो ठीक है, ऐसा करते हैं 20% का शेयर मैं लॉन्च करता हूँ मार्केट में। आज तो मैं 80% का मालिक हो जाऊंगा और जो 20% का शेयर लेगा वो आज से उस कंपनी का 20% का मालिक हो जाएगा। अब यहीं पे एक वर्ड आता है, जो 20% का शेयर की कीमत कितनी बनेगी? तो 20 करोड़ बनेगी। तो 20 करोड़ मेरे पर मन करता है मैं चाहे एक आदमी से ले लूँ, चाहे मैं 20 आदमी से ले लूँ, चाहे मैं 100 आदमी से ले लूँ, चाहे 200 आदमी से ले लूँ, उसी हिसाब से शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ईजिली। जैसे 100 रुपये मैं चाहता हूँ कि चलो मुझे मान लो अनिकेत मुझे 100 रुपये दे, तो एक बंदे से 100 ले लिया। मैं चाहता हूँ नहीं यार 100 रुपये मैं 2 बंदे से लेता हूँ, तो एक बंदे से 50 रुपये लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ नहीं यार 1 रुपये एक आदमी से लूँगा, तो 100 रुपये मैं 100 आदमी से लूँगा, तो 100 शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो जो शेयर अपने पास लेते हैं, जो बाई करते हैं, कंपनी का जो शेयर खरीदते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं इसे हम? शेयर होल्डर। और कंपनी जब प्रॉफिट जनरेट करती है एट द लास्ट साल के अंत में, साल के अंत में अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो प्रॉफिट जनरेट कर रही है इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो पार्टनर्स के बीच में होता है। किसमें होता है? और आप पार्टनर नहीं कह सकते हो, बट आपको एक शेयर होल्डर बोला जा रहा है। इसलिए प्रॉफिट का एक दूसरा नाम होता है पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं बांट सकते, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैं शेयर होल्डर के बीच में बांट दूंगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? डिविडेंड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसे हम? डिविडेंड। तो याद रहेगा। तो इसीलिए उस वर्ड को हम लोगों ने प्रॉफिट के अंदर मेंशन किया। बताओ कौन सा? डिविडेंड। याद रहेगा यहाँ तक। फिर दूसरा लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं जो कभी बांटे ही नहीं जाते, अपने पास रहते हैं, या ऐसे कुछ पैसे जो कभी मिले नहीं होते वापस, अब अचानक से हमारे पास पैसे आ रहे होते तो भी हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। हो सकता है लास्ट ईयर आपको ना मिला, इस साल आपको मिल जाए पैसा, तब बोलोगे यार ये तो बड़ा फायदा हो गया हमें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेट मत बोलो, बैड डेट अकाउंट टर्म में हो जाएगा। यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मानकर चलो। और यहाँ क्या लिखा है लास्ट में? कॉर्पोरेट टैक्स। ये चीज़ आप पता करना कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जब नहीं आएगा तो कल आके पूछ लेना, कोई दिक्कत? तो प्रॉफिट में कितनी चीज़ आती है टोटल? बोलो 3 चीज़ें। फिर बता रहा हूँ, अगर प्रॉफिट पता है तो तीनों की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट नहीं पता है तो तीनों को आइडेंटिफाई करो, जो चीज़ें मिलेगी उसी को देखना, नहीं मिलेगी तो 0 मान के चलेगा ना, खत्म बात। आगे बढ़े हम। लास्ट वर्ड हमारे लिए क्या लिखा है बताओ? लास्ट है 5वां हमारा मिक्स्ड इनकम। क्या लिखा मैंने? मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या होता है? अगर मैं किसी डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये हो गया, मान लो जैसे कि मैं अपना ही इनकम जनरेट कर रहा हूँ, कि मैं अपना इनकम कैलकुलेट कैसे करूँ, या इंडिया को एक डोमेस्टिक मान लो। समझने वाली बात है यहाँ पे कि अगर ये इंडिया है तो इंडिया के अंदर ही मैं पूरा पैसा कैलकुलेट कर लूँ, ऐसे पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश के बाहर भी जाते हैं पैसा कमाने, जाते हैं कि नहीं? मान लो यहाँ का बंदा कहीं नेपाल चला गया, जापान चला गया, अमेरिका चला गया, साउथ अफ्रीका ही चला गया, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, तो वो पैसा जो अपने इंडिया में लेकर आएगा ना, तो डोमेस्टिक इनकम नहीं कहलाएगा। अब वो पैसा नेशनल इनकम में कैलकुलेट होने लग जाएगा। वो अदर पार्ट है, उसको बाद में देखेंगे। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ पैसे तो हमने यहाँ, हमको पता है, हमने कैलकुलेट कर लिए। कुछ पैसे ऐसे जो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम कुछ और हो सकता है तुम पैसा किसी और तरीके से कमा रहे हो, मुझे नहीं पता, बट तुम जनरेट कर रहे हो पैसा, और मुझे बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि तुम्हारा पैसा जो कमाने का तरीका है वो किस तरीके से है, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसे इनकम को मैं कहाँ डाल देता हूँ? मिक्स इनकम। भाई इंडिया में 142 करोड़ की आबादी है, हर कोई ना कोई अलग तरीके से पैसे को क्या कर रहा है? कमा रहा है। तो कौन कहाँ से कमा रहा है मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, इतने तरीके से कमा रहा है ये आइडिया है, बट नहीं पता है, उसको मिक्स इनकम में डाल देते हैं। ये ऐसे 5 चीज़ होते हैं जिसको आप ऐड करो, लाइक क्वेश्चन में कहीं भी आपको चीज़ें दिख जाए या ऐसा मिलता जुलता दिख जाए, तो इन सबको जैसे ही ऐड करोगे तो बताओ ये क्या बन जाएगा? एनडीपी और एफसी बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन 3 चीज़ों को जो लिखा हुआ है यहाँ पे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को एक साथ ऐड कर दो तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं इसे हम? अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दिया तो इन तीनों को लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करो, तो इन तीनों को ही ऐड करना तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाएगा। ये पूरा डिटेल पैटर्न रहा तुम्हारा इनकम मेथड का। कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज का इतना काफ़ी रखें, चलो बाय।